बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक नासर और आप देख रहे हैं डेली हाज़ाबाद। नाजरीन, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबका DPO ज़मीरुल हक साहब, जो कि आने वाले इलेक्शन में MPA के उम्मीदवार भी हैं। आज हम उनसे सियासी हाल हवाल और इलाकाई मसाइल पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, बताइएगा कि पुलिस रिटायरमेंट के बाद आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? ये सवाल आपने बड़ा अहम सवाल किया है। सियासत कोई मेरा प्लान नहीं था जब मैं जॉब कर रहा था कि मैं सियासत करूं। एक्चुअली यहाँ पे एक एक ग्रुप बना हुआ था जिसको सैयद शुएब शाह नवाज़ साहब हेड कर रहे थे। उस ग्रुप में जो इलेक्शन 18 का आया तो उस ग्रुप में मुझे भी बतौर उम्मीदवार कुछ दोस्तों ने कहा कि आप भी बतौर उम्मीदवार उसमें जो उम्मीदवार बने हुए थे उनमें जाएं। अब वो जो कमेटी बनी और जो फैसला हुआ वो मैं समझता हूँ कि मेरे इस सियासत में आने की वजह बना। और दूसरी वजह ये बनी कि मैंने ये महसूस किया कि जिस मिट्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उस मिट्टी के दरमियाने तबके को, गरीब तबके को, पसमानदा तबके को जो इदारे हैं हमारे मुल्क के, जो महकमे हैं हमारे हफ्ज़ाबाद में काम कर रहे हैं, उनसे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मुझे अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करनी चाहिए उन पसमानदा लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उन दरमियाने तबके के लोगों के लिए, कि मैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करूँ। तो इस तरह ये सियासत में आने की दो वजूहात हैं। एक तो अपने ही साथियों की आप समझ लें संगजनी की वजह से, और दूसरा मेरे अंदर चूँकि सारी उम्र जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद किया है, वो पैशन मौजूद था, इसलिए मैंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। बतौर DPO आपके कैरियर में सबसे अहम जो तजुर्बा है वो क्या रहा? बतौर DPO मेरे कैरियर का जो अहम तजर्बा है ना, वो ये है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हेड आप हों, किसी भी सब डिवीज़न का हेड हों, किसी भी थाने का हेड हों, आपके लिए ज़रूरी है कि आप आम आदमी के लिए, आप गरीब आदमी के लिए आपकी ईज़ी एक्सेस हो। अगर आपकी ईज़ी एक्सेस होगी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों के मसाइल पुलिस के मुतल्लिक़ हैं या लॉ एंड ऑर्डर के मुतल्लिक़ हैं, वो बेहतर तरीके से हल होंगे और अल्लाह भी उससे राज़ी होगा। बतौर MP आप PP 39 से इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि आपकी अपनी यूसी के लोग, आपके अपने गांव के लोग जो हैं वो आपको वोट नहीं देते और आप अपनी यूसी से इलेक्शन हार जाते हैं? आप क्यों इत्मीनान खो बैठे हैं? देखिए, बात ऐसी नहीं है। 18 का जो इलेक्शन हमने लड़ा तो हम अपने गाँव से जीते, मतलब हम 150-200 की लीड से जीते। ये गाँव भट्टी बरादरी का, अराई बरादरी का, राजपूत बरादरी का, तो मेरा बरादरी वाइज तो सिर्फ अकेला घर है। जिस वक़्त भट्टी साहबान ग्रुप मेरे साथ होते हैं, उस वक़्त मैं जीत जाता हूँ। जब मेरे साथ कम होते हैं तो वो दूसरा फ़रीक जीत जाता है। इलेक्शन इत्तेफ़ाक है, और जो जनरल इलेक्शन है मैं समझता हूँ वो गाँव आप ये बात ज़रूर है कि आपको अपने गाँव से जीतना चाहिए। मैं इस पे मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन गाँव का जीतना अपनी जगह पे, आपने पूरे हलके का इलेक्शन लड़ना है। मेरी तवज्जो भी कम शायद गाँव की तरफ होती है। अपने गाँव में मैं उतनी तवज्जो नहीं दे पाता जितनी देनी चाहिए। और वैसे भी चूँकि मकामी जो आदमी है, उसके लिए आपने देखा होगा, कौलो तारड़ से एक बहुत बड़े लीडर थे अपने गांव से, वो भी हार गए। तो ये इलेक्शन में कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन में हारना जीतना, गांव से जीत जाए, यूनियन काउंसिल से जीत जाए, इलेक्शन बंदा अपनी इज्जत के लिए, अपने एहतराम के लिए, अपने वजूद को साबित रखने के लिए लड़ता है। कभी कुछ दोस्त नाराज़ हो गए, कभी कुछ दोस्त राज़ी हो गए और इलेक्शन जीत गया। सियासत में आने से पहले बतौर DPO जब आप काम कर रहे थे, कुछ आपके दरीना साथी थे, जिनमें पीर सैयद शुएब शाह नवाज़, ज़फ़र शाह बुखारी, सरदार सुहेल गुज्जर साहब आपके साथ मौजूद थे। ऐसी कौन सी वजह हुई कि जब आपने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली? इस सिलसिले में ना जी, मैं आपको ये बात कहूँगा कि दोस्तों के बारे में, कि मेरे दोस्त मुझे एक अखबार की तरह पढ़ते रहे, और उनको
जो मेरे वाली अखबार से पसंद का मौजू था वो ख़बर काट के रखते रहे। और अब जब उन्हें महसूस हुआ, अब उन्हें ख़दशा ये है कि ये कहीं वो हुनर ना सीख जाए जो ज़िला में किसी के पास भी नहीं है। तो शायद वो इस वजह से दूर हुए हैं, या इस वजह से दूर हुए हैं कि शायद वो समझते थे कि मुझे हमेशा उनके पीछे चलना चाहिए, शायद इस वजह से दूर हुए हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं, देखो ना, चौधरी कमर जावेद साहब 18 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और मेरे वो अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे ज़िंदगी भर के साथी थे, लेकिन 18 में उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सियासत में बड़े बड़े कद होने के बावजूद, जिनमें भट्टी ग्रुप, तारड़ ग्रुप मौजूद है, आप क्या समझते हैं, ऐसा कौन सा मंशूर आपके पास है कि जो वो आवाम को दे नहीं पाए और आप दे पाएंगे? देखिए, मेरे पास एक तो मंशूर ये है कि मैं लोगों को इज़्ज़त एहतराम उनसे ज़्यादा देता हूँ, और दूसरी बात मैं ये अक्सर करता हूँ कि जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तमाम लोगों को अपनी रैयत, अपनी रियाया समझते हैं। इलेक्शन के दिनों में हो सकता है किसी को पतरेर, किसी को मशेर, किसी को रिश्तेदार वो ज़ाहिर करें, लेकिन एक्चुअली उनके माइंड सेट में ये है कि ये हमारी रैयत है और हमारी रियाया है। मेरा एक्चुअली मंशूर ये है कि जो मेरे साथ चल रहे हैं ना, वो मेरे साथी हैं, और उनके साथ मेरा एक मोहब्बत का एक दिली रिश्ता मौजूद है, और मैं वो साबित भी कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरा ताल्लुक़ है कि मेरा ताल्लुक़ उनके साथ कोई रियाया और हाकम वाला इंशाल्लाह नहीं है। मेरा उनका ताल्लुक़ बराबरी का ताल्लुक़ है, और वैसे भी मैं दरमियाने तबके का कैंडिडेट हूँ, मैं गरीब पसमानदा लोगों का कैंडिडेट हूँ, मैं जो लोग शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं अपने आप को उनकी नुमाइंदा के तौर पे मैंने पेश किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे और उनकी सियासत का तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। उनकी सियासत और तरह की है, मेरी सियासत और तरह की है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने वक़्त दिया तो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाऊँ। मैं यहाँ मेहदी हसन भट्टी की बात ज़रूर करूँगा, मेरा वो दुश्मन है, मेरा वो मुखालिफ है, लेकिन उसने अपने पहले 2 टन्योर में लोगों को तमाम महकमों से इंसाफ दिलवाया, और लोग उसके गर्विदा हो गए। हमारा मसला, हमारी सोसाइटी का मसला डेवलपमेंट से ज़्यादा ये है कि क्या हम वापडा से, महकमा खुराक से, महकमा ज़राअत से, महकमा पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या लेमैन को, आम आदमी को हम इंसाफ दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे हैं? नहीं दिला रहे। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि हम इंसाफ नहीं दिला रहे। तो इसलिए मेरा मंशूर ये है कि मैंने सबसे पहले तो अपने साथियों को, अपने हल्का के लोगों को महकमों से इंसाफ दिलवाना है। क्या ये बात सच है कि नून लीग ने आपको फोर्स किया कि आप ये इलेक्शन ना लड़ें? आपने नून लीग की बात ना मानी, जिसकी वजह से आपके बेटे को साइड लाइन कर दिया गया? किसी हद तक दुरुस्त है। सुनने में आ रहा है कि आपके राब्ते जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ रहे हैं, आप आने वाला इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ने जा रहे हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं बुनियादी तौर पे, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भट्टो साहब का ना गर्विदा था, फिर बेनज़ीर साहबा के साथ मैंने ड्यूटी की है, गॉड किया है उन्हें। उस वक्त मैं नौकरी में नहीं था, तो बेनज़ीर साहबा जब दौरे पे गई तो पूरे पंजाब में मुश्ताक अवान साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, मिनिस्टर थे, वो मुझे साथ ले गए और कुछ लोगों का मुझे चाय दिया और मैं उसके साथ बतौर गार्ड रहा। मेरे अंदर पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह किसी न किसी प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी भी मेरी उन तरजीहात में शामिल है। एक तीसरा धड़ा डिस्ट्रिक्ट में नज़र आ रहा है, लोग ये समझते हैं कि उस तीसरे धड़े को आप लीड कर रहे हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, लीड तो वो बंदा करेगा जिसने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है। अब एमएनए का इलेक्शन कौन लड़ता है, ये वो धड़ा जब सामने आएगा। ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि खला मौजूद है। मियाँ अफजल हुसैन तारड़ एक मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, गूनागू मरंजान मरंजिश शख्सियत थे। उनमें इतनी खूबियाँ थी कि सारा दिन बयान करते रहें तो कम नहीं होंगी। शायद उस तरह का सिस्टम, मेरी बेटी है, मुझे बहुत एहतराम है सहरा अफजल तारड़, और उनमें भी बहुत टैलेंट है, लेकिन शायद लेडीज़ होने की वजह से या किसी वजह से शायद उस तरह वो ग्रुप उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा, और उस तरह वो जो साथी हैं मियाँ अफजल हुसैन तारड़ साहब के, उनमें से कुछ लोग
मुझे ऐसे लगते हैं जैसे उतने खुश नहीं हैं जितने वो मियाँ अफजल हुसैन साहब के साथ खुश होते थे। दूसरी तरफ चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब थे, वो मैं समझता हूँ कि हफ्ज़ाबाद का एक बेहतरीन सियासी लीडर था और उसने डिलीवर किया है और उसने एक नई जहत दी है सियासत को हफ्ज़ाबाद में। लेकिन अब पीराने साली की वजह से और उनकी अलालत की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, अब उस तरफ भी वो सूरत हाल नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिस्ट्रिक्ट में तीसरे ग्रुप के लिए बहुत बेहतरीन इस वक्त मौका है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट तीसरा ग्रुप इसमें आता है तो। अब तीसरे ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि कोई एमएनए का कैंडिडेट आए, और मेरी मेरी ये कोशिश है कि कोई एमएनए का कैंडिडेट आए। जब कोई एमएनए का कैंडिडेट आएगा तो फिर तीसरे ग्रुप पे बात होगी। मुसलसल 2 इलेक्शन हार जाने के बावजूद हाँ, क्या आप समझते हैं कि आप दोबारा से जगह बना पाएंगे या आवाम में अपना जो इत्मीनान है वो बना पाएंगे? आपको तारीख़ में बेशुमार मिसालें हैं कि गिर गिर के गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। आपको पता है कि कई लोगों ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े लोगों ने ये लिखा हुआ भी है किताबों में कि आप अपनी जुस्तजू, अपनी कोशिश, अपना जुहद अपनी सही करते रहें, बाकी तो रब्बे कायनात के हाथ में है। और जब रब्बे कायनात को मंजूर होना है, मेरे लिए भी खुद ब खुद सबब पैदा हो जाने हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि कम अज़ कम हाफिज़ाबाद की तारीख़ में एक बात याद रखी जाएगी कि एक आम आदमी था, एक दरमियाने तबके का बंदा था, जिसने तमाम यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तन तनहा इलेक्शन लड़े। 2 पहले लड़ चुका हूँ, तीसरा इस दफ़ा शायद कोई ग्रुप बन जाए तो ग्रुप में लड़ूँ। 2 तो मैंने अकेले लड़े हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा 15,000 वोट मिला, इस दफ़ा मुझे 25,000 वोट मिला। मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने बहुत रिस्पॉन्ड किया है। 25,000 वोट, मैं ये दावे से कहता हूँ कि कोई एमपीए का उम्मीदवार चौधरी मेहदी हसन या कौलो तारड़ की आशीर्वाद के बगैर लड़े और पार्टी के बगैर लड़े, मैं दावे से कहता हूँ 25,000 वोट नहीं लेगा। मैं समझता हूँ लोगों की मोहब्बत मेरे दिलों में घर कर गई और मुझे वो 25,000 लोग मेरा सरमाया है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ उनके लिए इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ता रहूँगा। आपके मुखालफिन का कहना है कि बतौर डीपीओ जब आप काम कर रहे थे तो आपने अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आपके यूसी के लोग, आपके अपने गांव के लोग आपसे मोहब्बत या आपसे वो प्यार नहीं कर पा रहे कि आप पर इत्मीनान नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप हमेशा इलेक्शन हार जाते हैं। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, ये बात नहीं है, ये हकीकत की बरक्स बात है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं किसी ज़िला में डीपीओ हूँ तो वहाँ के आम आदमी का मुझ पे हक़ है, वहाँ के गरीब आदमी का, पसमानदा आदमी का, शरीफ आदमी का, अमीर का, गरीब का, उनका हक़ है, मेरे हल्के का हक़ नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि मैं मुजफ्फरगढ़ डीपीओ लगा हूँ तो मछली का सारा भर्ती करवा दूँ। मतलब मेरे में और आम लोगों में यही तो फ़र्क है। मैं कहता हूँ कि जिनके लिए मुझे, जिनके टैक्स से मुझे तनख्वाह मिल रही है, हाँ, जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की है, मैं 19 डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर चुका हूँ। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएँ जो हमारी उम्र के बंदे हैं या 40-50 साल का बंदा, कोई बंदा रेडी वाले से भी पूछें, वो कहेंगे कि एक बंदा मर्द कलंदर आया था, यहाँ वो नौकरी करके गया। मुझ में हज़ारों खामियाँ होंगी, लेकिन मैंने जुल्म के ख़िलाफ़, पसमानदा बंदों के साथ, गरीब बंदों के साथ खड़े होके बड़े बड़े पहाड़ों से टकराया हूँ, आपके ज़िले में भी टकराया हूँ। क्या आप समझते हैं कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, आपके जो नून लीग की बात ना मानने की वजह से आपके बेटे को आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये क्या आप समझते हैं कि ये बात सच है? नहीं, मुश्किलात क्या है, देखो नौकरी करनी है, एक बंदा डीआईजी है, वो डीआईजी यही नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, कहीं और जाके लग जाएगा। ये तो समझने वाली बात है ना। वो ज़रूरी है कि वो डीआईजी फैसलाबाद या डीआईजी लाहौर लगे, डीआईजी पेशावर लग गया है फिर भी ठीक है, नौकरी कर रहा है। बाकी बच्चे हैं वो भी मुख्तलिफ जगह पे नौकरी कर रहे हैं, एक बदीन में नौकरी कर रहा है, वहाँ एसपी लगा हुआ है, एक इस्लामाबाद में सदर हाउस में सेक्रेटरी लगा हुआ है, पहले वो और जगह पे था। सारे अपनी अपनी जगह पे 5, 6, 7 लोग हैं, वो लगे हुए हैं। बलोचिस्तान एक लगा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब वो अफसर हैं, जॉब करते हैं, उनको जॉब करनी चाहिए और मुझे सियासत करनी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 ही बड़े ग्रुप गिने जाते हैं, एक भट्टी ग्रुप और एक तारड़ ग्रुप। क्या आप ऐसा भी कोई वक्त आ सकता है कि आप किसी धड़े के साथ खड़े होकर आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए? देखिए, पहली बात यह है कि सियासत में तो कोई बात बईद नहीं है, लेकिन मेरी कंटेंशन हर सूरत में इलेक्शन लड़ने की है। उसकी वजह यह है कि मैंने जो ये 25,000 वोटर इकट्ठा किया है,
अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो फिर इनका एतमाद जाता रहेगा। और वैसे भी अब मेरी 70 उम्र है, हो सकता है एक आध इलेक्शन और देखूं, उम्र का तो पता नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, हर सूरत में लड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट किसी के साथ होती है नहीं होती, सियासत में बैद नहीं है कुछ, ये नहीं कही जा सकती। सियासत 2+2 4 नहीं है। सियासत बाज़ का 2+2 1 हो जाता है, जब कभी 2+2 6 हो जाता है। आपके ख्याल में हल्का पीपी उनताली में बुनियादी मसाइल क्या हैं? अगर आपको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है और आप MP बन जाते हैं तो आप तरजीह बुनियादों पर कौन सा ऐसा काम करेंगे जो लोग मुद्दतों याद रखें? देखिए बात ये है, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि मैं सबसे पहले तो मेरी तरजीह ये है कि अगर रब्बे कायनात मुझे MPA बना देता है तो मेरा यहाँ से कोई मुस्लिम शेख भी किसी के साथ ज़्यादती हो ना, वो थाने जाए तो मना मुझे फ़ोन करना पड़े, वो SHO पाबंद हो कि उसकी जायज़ दाद रसी करे। मेरा बंदा को वापडा के दफ्तर में जाए, उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो उसका आपा करे। जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है, बहुत सारे काम होने वाले हैं। पिंडी भटिया में वो तो अगर आप गिनते जाएँ तो ख़त्म ही नहीं होते। वो भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने वक़्त दिया तो कोई ऐसा काम करेंगे जो इंशाल्लाह मुद्दतों याद रहेगा। तो जिस तरह देखें ना, चौधरी मेहदी हसन ने नहरें निकलवाई 2। मेहदी हसन जब तक ज़िंदा है, जब तक ये दुनिया ज़िंदा है, लोग कहेंगे जी चौधरी मेहदी हसन ने निकलवाई हैं। मेरे पास भी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर वो मैं अभी इस तरह नहीं बताना चाहता कि मेरा और कुलीग उसकी नकल मारेगा। तो मेरा बुनियादी मैं जो चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ ना इंसाफ हो। मुझे मर्ज़ी का थानेदार नहीं चाहिए, मर्ज़ी का तहसीलदार नहीं चाहिए, मर्ज़ी का AC नहीं चाहिए, मर्ज़ी का DSP नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वो बंदा जो उधर बैठा हुआ हो। जिस तरह मैं DPO लग के मस्जिदों के सामने मेरे नंबर लिखे हुए थे तो हर बंदे को इजाज़त थी, उस पर रिंग करता था और मैं अटेंड करता था। मैंने इंशाल्लाह अपने हलके में ना ये साबित करवाना है कि जो सरकारी मुलाज़िम हैं वो मुलाज़िम हैं और हर आदमी के मुलाज़िम हैं, सिर्फ MPA या MPA के साथियों के मुलाज़िम नहीं हैं। एक तो ये करेंगे और बहुत सारे काम हैं करने वाले। अभी उनका गिनना ऐसे ही है, मतलब आपके मीडिया के लिए एक बात है। मतलब पिंडी भटिया आप देखें ना जी, पिंडी भटिया कोई बेहतरीन किस्म का स्कूल नहीं है। पिंडी भटिया कोई, मतलब मैं समझता हूँ कि यहाँ कैंपस होना चाहिए, जिस तरह हमारा ये इंटरचेंज है, यहाँ कोई कैंपस बन जाए यूनिवर्सिटी का, इस तरह का बन जाए, लॉ का कैंपस बन जाए, ताकि हमारे जो गरीब तबका है वो मतलब LLB करना शुरू कर दें। कोई मेडिकल का कैंपस बन सकते हैं ना यूनिवर्सिटियों के, जिस तरह आप देखें ना मुरीद के बना पड़ा है, लाहौर के साथ है, राना तनवीर साहब ने बड़ा काम किया है, मुरीद के बना पड़ा है। हाँ, और फिर आप देखें सड़कें बन रही हैं। मैं सोचता हूँ कि अब जलालपुर पिंडी भटिया डबल रो होनी चाहिए, खूबसूरती बनेगी। मैं समझता हूँ कि अलमदार चौक अंडरपास होना चाहिए, शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। इसी तरह हमारे मेन बाज़ार को डबल होना चाहिए। ये जो हसनपुरे वाली रोड है ये डबल बननी चाहिए। कमरुज़्ज़मान के साथ आपकी काफ़ी सारी कुर्बत है, आने वाले इलेक्शन में क्या वो आपका साथ देंगे? देखिए जी, राय कमरुज़्ज़मान साहब मेरे बेटे हैं, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह हैं। जो उनके साथ मेरा रिश्ता है वो मतलब बड़ा वाज़ेह है। रही बात सियासत की, सियासत बाज़ औक़ात बाप की मुख्तलिफ होती है, बेटे की मुख्तलिफ होती है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि राय कमरुज़्ज़मान इस दफ़ा मुझे सपोर्ट करेगा। क्योंकि सियासत में ना जी कोई बात हो सकता है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का सेटअप है यही कोई और शक्ल इख्तियार कर जाए, क्या पता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कमरुज़्ज़मान मुझे इंशाल्लाह, बेटा है मेरा, मुझे सपोर्ट करेगा। आखिरी सवाल, आने वाले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, आपका मुकाबला पिंडी भटिया वाले भटियों से है, कांटे का होगा या लियाकत अब्बास भट्टी से? देखिए जी, गुजारिश ये है कि मेरा मुकाबला होगा पिंडी भटिया के जो कैंडिडेट होंगे उनसे। आने वाले इलेक्शन में आप देखें ना जी कि खरल बरादरी इकट्ठी हो रही है। अगर खरल बरादरी सारी जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ इकट्ठी हो जाती है, लब्बैक का वोट जो है ना वो अबंडन पड़ा हुआ है। लब्बैक कल अदम हो चुकी है और लब्बैक वालों ने वोट देना है और वो भी बड़ा गुस्से से देना है और इंशाल्लाह उन्होंने मुझे उम्मीद है कि लब्बैक का अक्सरियत का वोट मुझे मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अगला जो आ रहा है रब के करम से, वो मेरा मुकाबला पिंडी भटिया से होगा जी।
लियाकत अब्बास साहब से मेरा मुकाबला शायद नहीं है।